नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर की स्टोरी जानेंगे जिन्होंने 20 साल तक के जॉब करने के बाद 50 की एज में अपनी खुद की स्टार्टअप लॉन्च किया और सिर्फ 9 सालों के अंदर इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड फीमेल एंटरप्रेन्योर बनकर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रेड एक्सपर्ट। इस वीडियो में हम नायका की पूरी केस स्टडी कवर करेंगे। इस पूरी वीडियो को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, फिर हम जानेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, हम जानेंगे कि उनकी ग्रोथ किस प्रकार से हुई, कितनी तेजी से हुई, फिर हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज थी जिनके कारण उनकी ग्रोथ हुई, फिर हम इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे, इनके रिस्क के बारे में भी जानेंगे और स्पेसिफिकली इन्होंने अमेज़न और फ्लिपकार्ट को कैसे इस ई कॉमर्स वार में बीट किया है, हम वो भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 10 नवंबर 2021 नायका का आईपीओ लिस्ट हुआ, मतलब कंपनी पब्लिकली लिस्ट हो गई। अब लोग भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं और एक बार कंपनी के पब्लिकली लिस्ट होने के बाद नायका के शेयर्स 89% ग्रो हुए और नायका की फाउंडर फाल्गुनी नय्यर, जिन्होंने नायका को स्क्रैच से स्टार्ट किया था, उनके पास नायका का 50% शेयर था और रातों रात वो $6.5 बिलियन की मालकिन बन गई। $6.5 बिलियन जानते हैं कितना होता है? 48,000 करोड़। लेकिन एक्चुअली कहानी शुरू होती है 9 साल पहले। 9 साल पहले फाल्गुनी नय्यर एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर 20 साल से कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब करती थी और वहां पे वो एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट पे थी। उन्होंने उस समय नोटिस किया कि इंडिया में जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो अभी भी बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। अभी भी ऐसा कोई ऑनलाइन मार्केट प्लेस नहीं है या कोई वेबसाइट नहीं है जो ऑर्गेनाइज तरीके से ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करे। इंडिया में डिमांड बहुत थी लेकिन इंडिया में सही सप्लाई चेन नहीं थी और यहीं पे उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी 20 साल की सेटल्ड जॉब को छोड़ेंगे और इस वेंचर को स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स इस वेंचर के पीछे वो विजन देख पा रही थी, क्योंकि उन्होंने ये चीज नोटिस की कि जितनी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे जापान, फ्रांस, जितनी भी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे ब्यूटी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और इंडिया भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है और डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इंडिया में स्पेसिफिकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ही ई कॉमर्स बिजनेस बनाया जाए। उन्होंने एक विजन के साथ इस स्टार्टअप को चालू किया। वेंचर को स्टार्ट करने से पहले वो फाइनेंशियली भी सेटल थी और इनिशियली उन्होंने खुद का स्टार्टअप खुद ही फंड किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 3000 ऑर्डर्स तक तो वो खुद ही इन ऑर्डर्स को प्रोसेस करती थी और फिर इंडिया में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा, यूपीआई आया, रिलायंस जियो के थ्रू और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी, नायका का बिजनेस धीरे धीरे और ग्रो होता गया। आप सभी सोच रहे होंगे कि कैसा बिजनेस मॉडल है जो कंपनी इतनी तेजी से ग्रो हुई और तेजी से प्रॉफिट बढ़ रहा। जहां इंडिया में ज्यादातर ई कॉमर्स प्लेयर्स अभी भी मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल पे वर्क करते हैं, वहां नायका इन्वेंटरी बेस्ड बिजनेस मॉडल को मार्केट पे ले आई है। मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल में जितनी कंपनियां हैं वो एज एन इंटरमीडिएरी काम करती है। वो बायर्स और सेलर्स को एक ही जगह पे कनेक्ट करती है और बीच से सेलर्स से कमीशन चार्ज करती है। तो ये बेसिकली जितने भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जितनी बड़ी ई कॉमर्स बिजनेस है इंडिया में, वो मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल पे वर्क करती है। उनके अंदर बहुत सारे सेलर्स हैं, वो कस्टमर्स के बीच अपने वेबसाइट्स को प्रमोट करते हैं, कस्टमर्स प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और ये प्रोडक्ट्स जब सेल होते हैं तो ये अपना कमीशन चार्ज करते हैं। इसीलिए मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल को एसेट लाइट भी माना जाता है, मतलब इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती और इसीलिए ज्यादातर स्टार्टअप्स मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल को प्रेफर करते हैं। लेकिन नायका ने अपने बिजनेस के लिए इन्वेंटरी बेस्ड बिजनेस मॉडल को रखा, यानी प्रोडक्ट्स को खुद ही अपने पास खरीद के रखा, अपने वेयरहाउस में रखा और जब भी कई कस्टमर्स का ऑर्डर आता था तो प्रोडक्ट्स नायका के वेयरहाउस से डायरेक्टली कस्टमर्स को डिलीवर होता है। और यही बिजनेस मॉडल सबसे बड़ा रीजन था इनकी इतनी बड़ी सक्सेस की और इतनी तेजी से ग्रो करने की। अक्सर इन्वेंटरी बेस्ड बिजनेस मॉडल को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगते हैं और बहुत ज्यादा कैपिटल हेवी होता है ये बिजनेस।
लेकिन यहाँ पर नायका को बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले बहुत बड़ा एडवांटेज है। इन प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ी मार्जिन होती है। इन प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना भी इजी होता है और इन प्रोडक्ट्स के रिटर्न भी कम होते हैं और ज्यादातर ब्रांड्स की क्वालिटी अच्छी होती है, जिससे ज्यादा कस्टमर्स कंप्लेन नहीं आते हैं। और इसीलिए स्ट्रैटेजिकली नायका ने चूज किया कि वो इन्वेंटरी बेस्ड बिजनेस मॉडल के अंदर जाएगी। शुरू में उनका काफी इन्वेस्टमेंट लगा खुद की इन्वेंटरी बनाने में, खुद को ऑनलाइन मार्केटिंग करने में, खुद को सारा ऑनलाइन बिजनेस मैनेज करने में। लेकिन एक बार जब उनकी खुद की कम्युनिटी बन गई, उनके कस्टमर्स की पूरी कम्युनिटी बन गई, तो उन्होंने अपनी खुद की ब्रांड लॉन्च की, अपनी पर्सनल ब्रांड लॉन्च की। पहले वो बाहर ब्रांड से प्रोडक्ट्स खरीद के अपने पास वेयरहाउस में रखते थे बल्क में। वो बाहर से खरीदते थे और अपने वेयरहाउस में रखते थे और अपने कस्टमर्स को देते थे। अब वो खुद ही अपने नाम से, नायका नाम से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके अपने पास रखने लगे हैं और अपने कस्टमर्स को और ज्यादा मार्जिन में सेल करने लगे हैं। इस स्टेज तक नायका की खुद की ब्रांड बनना शुरू हो गई थी और यहीं पे नायका का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आया और वो था ओमनी चैनल अप्रोच। ओमनी चैनल ई कॉमर्स का ये मतलब होता है कि आप ऑनलाइन भी सेल करते हो अपनी वेबसाइट्स के थ्रू और ऑफलाइन भी सेल करते हो अपने स्टोर्स के थ्रू। आज नायका की पूरी इंडिया में 80 से ज्यादा स्टोर्स है और इस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला, क्योंकि कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस का फिजिकल स्टोर्स नहीं होते हैं और यहाँ पे नायका का फिजिकल स्टोर है, जहाँ लोग प्रोडक्ट सामने से जाकर देख सकते हैं और ऑनलाइन जाके घर बैठे बैठे खरीद भी सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को। और फिजिकल स्टोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो मार्केटिंग करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। इनके जो रेवेन्यू अर्निंग प्रोसेस है वो है सेल ऑफ प्रोडक्ट 90% ऑफ रेवेन्यू। सेल ऑफ प्रोडक्ट यानी इनके जो प्रोडक्ट्स है उसके सेल होने पे उन्हें 90% ऑफ रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है और ये प्रोसेस इसीलिए होता है क्योंकि उनका इन्वेंटरी बेस्ड बिजनेस मॉडल है। दूसरा रेवेन्यू आता है मार्केटिंग से जो है 8 to 9% और तीसरा आता है मार्केट प्लेस से जो है 1 to 2%। आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी नायका की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज थी जिससे उनकी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो हुई। सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो नायका की बिजनेस जैसे ग्रो हुई है इसी तरीके से ठीक जो ग्रोथ थी वो यूएस में काइली कॉस्मेटिक्स की हुई। आपको नहीं पता है तो काइली जेनर यूएस में एक सेलिब्रिटी है, इनफैक्ट एक बहुत पॉपुलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने अपनी खुद की ब्रांड लॉन्च की काइली कॉस्मेटिक्स के नाम से। और इनफैक्ट अपनी ब्रांड लॉन्च करने के बाद कुछ ही समय में काइली जेनर वर्ल्ड की यंगेस्ट बिलियनर बन चुकी थी और इतने कम समय में इतनी बड़ी ग्रोथ का रीजन था इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग। जो पैटर्न आप यूएस में उनके ब्रांड के साथ देख सकते हो वो सेम पैटर्न आप नायका के साथ इंडिया में भी देख सकते हो। काइली के खुद के मिलियन फॉलोअर्स थे और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर उन्हें फॉलो करते थे। वो अपने ही इंस्टाग्राम में अपने ही मेकअप प्रोडक्ट्स के ट्यूटोरियल पोस्ट करती थी जिनको देख के इन्फ्लुएंसर्स भी पोस्ट करते थे और ये एक कॉमन इफेक्ट सा बन गया कि उनके अंदर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे वो भी उसी टाइप के ट्यूटोरियल बनाना शुरू कर दिए और एक मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट आ गया जिससे कि बहुत कम एक्सपेंसेस में सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू उनके ब्रांड की ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोशंस हुई। ये सिमिलर स्ट्रैटेजी को फॉलो किया नायका ने। आज नायका के ऑलमोस्ट हर एक सोशल मीडिया अकाउंट में उनके खुद के पेजेस हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि नायका छोटे से छोटे इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कोलैब करते हैं, उनके साथ कंटेंट क्रिएट करते हैं और यही कंटेंट को नायका भी अपने पेज पर प्रमोट करती है और वो जो इन्फ्लुएंसर्स है वो भी अपने पेज में प्रमोट करते हैं। इससे एक मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट आता है। चाहे आप नायका का यूट्यूब या इंस्टाग्राम अकाउंट देख लो, वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट में आप सभी को मेकअप और स्किन केयर से रिलेटेड टिप्स और ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स नायका का प्रोडक्ट यूज करके ही आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी नायका को ट्रस्ट करने लगोगे और इवेंचुअली उनके कस्टमर्स बन जाओगे। तो इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग सबसे बड़ा रीजन था जिसके कारण नायका की बहुत अच्छी रेप्यूटेशन अपने कस्टमर्स के सामने बनी। सेकंड थी इवेंट मार्केटिंग। क्योंकि नायका को पता था उसकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है, उन्हें पता था उनके टारगेट ऑडियंस है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। वो ऐसे लोग हैं जो किसी भी ट्रेंड को फॉलो किए तो उनके ऊपर वाले जनरेशंस ऑटोमेटिकली करते ही है
और इसीलिए नायका ने बहुत स्ट्रैटेजिकली कॉलेज फीस को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं आज इंडिया में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जिनके कॉलेज फेस्ट को नायका स्पॉन्सर करते हैं, और इस तरीके के मार्केटिंग के कारण से आज भी नायका यंग लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। और इसे तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, वो है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। जैसे कि हमने देखा नायका के बहुत सारे फिजिकल स्टोर्स भी है। ये फिजिकल स्टोर्स में लोग सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं खरीदते हैं, इन फिजिकल स्टोर्स में लोग जाके प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस भी करते हैं। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप पहले प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करो, प्रोडक्ट को यूज कैसे करते हैं वो समझो, और प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करने के बाद अब प्रोडक्ट्स को खरीदो। और यहाँ पर नायका की जितने भी फिजिकल स्टोर्स है इंडिया में, वो एज एन एक्सपीरियंशियल सेंटर्स एक्ट करते हैं। इसीलिए नायका को फोर्स सेलिंग नहीं करनी पड़ती। लोग पहले स्टोर्स में जाते हैं, एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और घर जाने के बाद अपने कंफर्ट जोन में आने के बाद वो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं। इतने जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के कारण नायका का आज इंडिया में कोई भी कंपटीशन नहीं है। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो आज नायका के हर एक वेबसाइट में 7 मिलियन से ज्यादा एक्टिव ट्रैफिक आती है। नायका के अभी तक ओवरऑल 18 मिलियन से ज्यादा अकाउंट्स रजिस्टर है। सिर्फ यही नहीं, उनके साथ अभी तक 500 से ज्यादा ब्रांड्स कनेक्टेड है, और उनके ई कॉमर्स वेबसाइट में 1,30,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। इंडस्ट्री एनालिसिस में सबसे पहले हम रिटेल इंडस्ट्री की एनालाइज करेंगे, फिर हम बीपीसी सेगमेंट को देखेंगे और फिर फैशन सेगमेंट। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप ग्राफ देखिए, ये ओवरऑल इंडियन रिटेल इंडस्ट्री जिसका वैल्यू किया गया है अराउंड 48 ट्रिलियन रुपीस 2016 में, उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 91 ट्रिलियन रुपीस तक ग्रो करेगी टिल 2025। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2016 से 19 तक CAGR 11% के आसपास थी। वही अगर आप पैंडेमिक पीरियड में देखोगे अराउंड 2019 एंड 20 तो वो 14% से ड्रॉप हुई, और फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2020 से 25 के बीच ही अपनी 11% की CAGR की ग्रोथ को कंटिन्यू करेगी। ये ओवरऑल रिटेल इंडस्ट्री था जो हमने डिस्कस किया। अब हम सिर्फ ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट दैट इज BPC सेगमेंट में मूव ऑन करते हैं। जैसे कि आप ग्राफ पर देख सकते हैं, ये इंडस्ट्री 13% CAGR से ग्रो हो रही थी फ्रॉम 2016 टू 19। फिर पैंडेमिक के कारण 2019 से 20 के बीच ड्रॉप आया, और फिर 2020 से 25 के बीच एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये 12% के CAGR से ग्रो करेगी। इन शॉर्ट में देखें तो ये जो ओवरऑल BPC सेगमेंट है ये हेवीली अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ हमें देखना है कि ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कैसे बनता है इन द कमिंग ईयर्स। अब हम लोग इंडियन फैशन मार्केट में मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2016 से 19 के बीच हम 12% CAGR से ग्रो हुए हैं। फिर एक शार्प ड्रॉप दिखा 35% CAGR का इन द पैंडेमिक पीरियड दैट इज 2019 एंड 20, और अगर फिर हम 2020 और 25 के बीच देखें तो ये 18% के CAGR से ग्रो होने की संभावना रखती है। ओवरऑल देखें तो नायका एक कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। एक लेमैन के लिए समझने के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये एक वेबसाइट है जो AI के साथ ऑपरेट करती है, मशीन लर्निंग के साथ ऑपरेट करती है। तो जब भी आप देख सकते हैं बहुत सारे कस्टमर्स वेबसाइट्स पर आ रहे हैं, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, ट्रेंड्स क्या है, अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट इस कस्टमर्स को सजेस्ट किया जाए तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो उस कस्टमर्स उस प्रोडक्ट्स को खरीदेगी। ये सब कुछ क्या है, ये सब एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, कोई प्लेन वेबसाइट नहीं है। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आया है। अब हम नायका की स्वॉट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम नायका की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि वो इन्वेंटरी बेस्ड बिजनेस मॉडल है, जो हम बिजनेस मॉडल के पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, और उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। नायका अपने हर कस्टमर्स के लिए डिफरेंट ब्रांड्स और हर तरीके का प्रोडक्ट रेंज रखती है। वैरायटी और जेन्युइन प्रोडक्ट सप्लाई करने के चलते वो अपने कस्टमर्स के ट्रस्ट को होल्ड करके रखती है। इनका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि नायका का मैनेजमेंट BPC सेक्टर में काफी ज्यादा फोकस्ड है। अब हम इनके वीकनेस की बात करें तो नायका अभी भी सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी दिखा नहीं पाई है ड्यू टू इट्स कंपटीशन इन द BPC सेगमेंट। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इनकी ओमनी चैनल अप्रोच के चलते इनका बहुत फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने की संभावना है।
और इनके लिए थ्रेट की बात करें तो क्योंकि इनसे वैरायटी ऑफ ब्रांड्स इंटरकनेक्टेड है एक ही प्लेटफॉर्म पर, तो ब्रांड्स लॉयल्टी आपस में डिफिकल्ट हो जाते हैं। और इनके अदर मार्केट कॉम्पिटिटर्स भी है जैसे कि सेफोरा। रिस्क की बात करें तो नायका का ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है पर्पल, क्योंकि अगर पर्पल और नायका का रेवेन्यू कंपेयर किया जाए एज ऑफ 2020 तो पर्पल का ऑलमोस्ट 7 to 8% रेवेन्यू नायका के आसपास थी। सेकंड कॉम्पिटिटर देखा जाए तो वो है मिंत्रा, सिंस मिंत्रा भी अपनी बीपीसी सेगमेंट को टारगेट कर रही है। थर्ड कॉम्पिटिटर और थोड़ा बड़े स्केल में कॉम्पिटिटर देखा जाए तो फ्लिपकार्ट और अमेजन है। नायका ने फ्लिपकार्ट और अमेजन को इस ई कॉमर्स बार में कैसे बीट किया वो हम समझेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। फोर्थ रिस्क है, इसमें पैटेंट इंफ्रिंजमेंट रिस्क आता है, जैसे कि DKNY एक ब्रांड है। एक बार नायका ने NYKD बोल के ब्रांड रजिस्टर कराने की कोशिश की थी, तो DKNY ने नायका के ऊपर केस कर दिया था। सिमिलरली लॉरियल ने नायका के जो प्राइवेट लेवल्स है उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स पर केस करके रखे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है नायका ने उनके प्रोडक्ट्स को कॉपी करके रखा हुआ है। और साथ साथ यहाँ प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट भी आता है कि अगर बाय चांस ये सप्लायर्स कंसोलिडेटेड हो गए और नायका का प्राइवेट लेवल बिजनेस काफी बड़ा हो गया, तो एक प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि नायका अगर अपने ही प्रोडक्ट्स बेच रहे जिसमें ज्यादा मार्जिन है एज कम्पेयर टू इट्स सप्लायर्स जो उनके कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है जो एग्रीगेटर बिजनेस में यूजुअली आ ही जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं हाउ डिड नायका बीट Amazon and Flipkart in the e-commerce war. Number 1, नायका लाइक दैट ऑफ Amazon and Flipkart मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल पे नहीं बल्कि इन्वेंटरी बेस्ड बिजनेस मॉडल के अप्रोच से काम करती है, जिससे वो लोग प्रॉपर प्रोडक्ट्स ओरिजिनल ब्रांड सप्लाई करके कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाए रखे हैं और ऐसी ब्रांड सप्लाई करके जो इंडिया में और कोई नहीं करता, सच एज Dior, Armani, Gucci एक्सेट्रा। Amazon और Flipkart मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल को अपनाने के चलते ब्रांड वैल्यू को सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स को एक ही जगह लाके उनके बीच के ट्रांजैक्शंस पर कमीशन चार्ज करते हैं। नंबर 2, इनके ओमनी चैनल अप्रोच इनके कस्टमर्स को काफी कनेक्ट करके रखा हुआ है इनसे, क्योंकि इनके ऑफलाइन स्टोर्स होने के चलते कस्टमर्स प्रोडक्ट सामने से देख के आते हैं और सेटिस्फैक्शन के साथ खरीदते हैं। इससे भी ट्रस्ट फैक्टर कस्टमर्स का काफी बना हुआ है, लेकिन Amazon और Flipkart का कोई ऑफलाइन स्टोर्स नहीं है। नंबर 3, नायका को पता है ये जो जनरेशन है ये यंग जनरेशन है जो लोग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और ये लोग ऑर्गेनाइज्ड बीपीसी सेगमेंट को काफी आगे ले जा सकते हैं। ये भी एक कारण है कि अनलाइक टारगेटिंग ऑल सेक्टर्स, नायका ने सिर्फ बीपीसी सेगमेंट को टारगेट किया है, जिससे वो अपने मैनेजमेंट में काफी फोकस्ड है। ओवरऑल देखा जाए तो नायका इज वेरी मच फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग अ सस्टेनेबल ट्रस्ट अमंग इट्स कस्टमर्स। यही मेन मेजर रीजंस है जो नायका को Amazon और Flipkart से अलग बनाती है, और फिलहाल नायका के कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजिकली कोई नहीं है फ्रॉम दिस अप्रोच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि ऐसी और भी कंपनीज के केस स्टडीज जब हम लाए वो आप तक पहुंचा सके और आपको इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बिजनेस मॉडल्स, काम करने के तरीके और सब कुछ पता चल सके। धन्यवाद।